देखिए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, यहाँ पे जब आप इसको एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं तो एक आपको यहाँ पे इंग्लिश का वर्ड दिख रहा है ह्यूमन, देन आपको दिख रहा है जीनोम, एंड देन आपको दिख रहा है प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, इसका मतलब है कि इन द होल बायोस्फीयर, पूरे बायोस्फीयर में, सिर्फ समझना है इसमें और कुछ डेटा याद रखना है आपको, और कुछ नहीं है, कुछ है नहीं इस टॉपिक में, समझना है। यहाँ पे बायोस्फीयर में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें हमें सिर्फ ह्यूमन के ऊपर फोकस करना है। इसका मतलब है कि जो जीनोम हमें देखना है वो ह्यूमन का देखना है, ना तो यहाँ आपको कैट का देखना, ना डॉग का देखना, ना किसी माइक्रोब का देखना है, ना फंजाई का, कुछ का नहीं देखना है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी, एनिमेलिया, इन 5 किंगडम्स में से किंगडम एनिमेलिया को जो ह्यूमन बिलोंग करता है, अब एनिमेलिया में भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं बट उसमें से सिर्फ हमें ह्यूमन से मतलब रखना है, बाकी किसी चीज से हमें कोई मतलब नहीं। सबसे पहली चीज तो ये है। दूसरी बात, अगली बात और अगला जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीनोम। ठीक है, अब जीनोम का मतलब होता है वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। अब आप बोलेंगे हमें समझ नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, सो बताती हूँ मैं। जैसे ह्यूमन सेल अगर है, ठीक है, अगर क्या है, कोई एक ह्यूमन सेल है, ठीक है, तो उसके न्यूक्लियस के अंदर अगर आप इसको हैप्लॉइड फॉर्म में देख रहे हैं, सपोज कीजिए हम स्पर्म सेल को या ओवम के सेल को देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जो ये क्रोमोसोम का नंबर है ये कितना है आपके पास, 23 है। अगर हम वन सेट देख रहे हैं तो ये इसका क्या हो, ये ह्यूमन जीनोम, यानी कि ह्यूमन के, अगर ये ह्यूमन है तो इसके एक सेल में, इसके क्रोमोसोम के अंदर, मतलब सेल है तो क्रोमोसोम्स होंगे ही होंगे यहाँ पे, ठीक है, और उसमें भी जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, और ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसमें जो इसके नाइट्रोजनस बेसिस हैं, इनका मैनर ऑफ अरेंजमेंट क्या है, इसको जब हम क्या करते हैं, बायो की हेल्प से, बायो की हेल्प से जब हम इसको क्या करते हैं, रीड करके, समझ के, और इसको हम डेटाबेसेस में सेव करना स्टार्ट करते हैं, जो ये सारा इंफॉर्मेशन जो आपने निकाला है इतनी मेहनत करने के बाद, तो इन सब को हम एक साथ मिला के क्या बोलते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ये तो बात हुई कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अगर कोई आपसे पूछे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है, और इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पूरे चैप्टर में आपने जो भी चीजें पढ़ी हैं तो ये एप्लीकेशन है एक तरीके से उसका। अब ये जो मैंने आपको बोल दिया, यहाँ पे ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर सेल है, फिर क्रोमोसोम है, उसके अंदर डीएनए है, फिर उसके नाइट्रोजनस बेसिस है, तो ये तो आप तभी तभी समझ सकते हैं ना जब आपके पास पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट हो। जब पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो आप इसको ना तो समझ सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना समझा सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे इंपॉर्टेंस हो जाती है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। ठीक है, और ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ये इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसकी इम्पोर्टेंस जो है इसलिए ज़्यादा है, इसकी वजह से अगर इसकी एप्लीकेशंस लिखने को आए ना, अगर कोई बोले कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की एप्लीकेशन के बारे में बताओ, तो ये काउंटलेस है। अगर आप सोचे कि हम एक डायरी लेके बैठे और हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जो भी रोल है या फिर जो भी बेनिफिट है हम उसको लिख लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका बहुत सारा बेनिफिट है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद जब इन सारे नाइट्रोजनस बेसिस की अरेंजमेंट को समझा गया तो उसके बाद ये बातें पता चली कि हाँ किस तरीके से आप उसका करेक्शन कर सकते हैं। उसके करेक्शन करने में भी आपने हेल्प किस चीज़ की ली है, यहाँ पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। ठीक है, दूसरी बात ये है कि बहुत सारे कंट्रीज ने मिलके साथ में एसोसिएशन रखते हुए इस काम को पूरा किया है। ठीक है, तो इसलिए भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऐसा भी नहीं है कि हम एक किसी कंट्री को पकड़े और हम उसको सारा क्रेडिट दे दें, हम बोले कि भाई तुम जो हो ना तुमने ही सारा काम किया है। ठीक है, थोड़ा सा लिखूंगी, ज्यादा नहीं, और जो छोटा मोटा डेटा है मैं उसको कर दूंगी।
ज़्यादा इसमें टाइम लगाने कोई फ़ायदा है नहीं। इसके बाद थोड़ा टाइम कौन लेगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी लेगा। तो ये सोचते हुए मुझे कराना है। और यहाँ पे हमारा यही बेस है, गोल है, एम है कि हमें क्या करना है, पूरे जीनोम के अंदर जितने भी नाइट्रोजनस बेसेस प्रेजेंट हैं या फिर हमारे जीनोम के जितने भी जीन्स हैं, हमारे पास सबकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हमारे पास सबके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि हम उसको किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, डेटाबेसेस में सेव कर सकते हैं। एक और चीज़ है, यहाँ पे कोलैबोरेशन किसका आता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का आता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब आपको पता है, और उसमें आप इनकॉर्पोरेशन किसका करने जा रहे हैं, लाइफ साइंस का। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स का भी अपना रोल है इसमें। ये थोड़ा हैंग कर रहा है, ये सही हो तो फिर मैं लिखना स्टार्ट करूँ, इसलिए मैं तब तक आपको समझा रही हूँ। और यहाँ पे ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ये इंटरनेशनल लेवल, देखिए तो अभी तक आपने जितना समझा है उसको फटाफट लिख लेते हैं, उसके बाद तो डेटा डेटा लिखूंगी बस, समझाती चली जाऊंगी, लिखिए मेरे साथ साथ। इसको शॉर्ट में HGP बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, HGP, यानी कि द ह्यूमन ह्यूमन जीनोम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब आप समझ ही रहे हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई एक स्पेशल चीज़ है जिसके बारे में आपको पढ़ाई करनी है। बहुत ब्रॉड सेंस में इसका यूज़ किया जाता है। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट was the international was the international international क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज के कोलैबोरेशन से हुआ है, उसके लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं कोलैबोरेटिव कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोग्राम रिसर्च प्रोग्राम was goal was the कंप्लीट मैपिंग। वही मैपिंग है, जीन मैपिंग, जो आपने सीखा था प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में। कंप्लीट मैपिंग एंड and understanding and understanding and understanding of of all the जीन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। क्योंकि पहले ही मैंने बोला ह्यूमन का ही है, तो ऑब्वियस है कि जीन्स ऑफ, उसके बाद हम और कुछ लिख ही नहीं सकते। जीन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक, नेक्स्ट। नहीं बेटा अभी नहीं, एक मिनट। ऑल आर जीन्स टुगेदर, all our genes together together are known as known as
और जीनोम, क्योंकि है ही है ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, है ना, इसको हमने किसका नाम दे दिया, जीनोम का, बस ठीक है। फिर और क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। अब ये क्या है, अब एक क्वेश्चन आपने देखा होगा एग्जाम आइडिया में, जब लॉन्ग क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग पूछे जाते थे, अभी तो खैर एमसीक्यू आना है अभी फर्स्ट टर्म में, ठीक है। उसमें क्वेश्चन लिखा होता था कि व्हाई इज द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रेफर्ड एज अ मेगा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो मेगा प्रोजेक्ट इसको इसलिए बोला जाता है, इसका रीजन ये है कि ह्यूमन जीनोम में जो अगला डेटा है, क्वेश्चन है, इसलिए इसको मेगा प्रोजेक्ट बोला जाता है क्योंकि ह्यूमन जीनोम जो है, ह्यूमन जीनोम हैव approximately have approximately 3 into 10 to the power 9 बेस पेयर्स। कितने बेस पेयर्स जो हैं आपके जीनोम में अवेलेबल हैं। अब ये क्या बन गया, ये क्वेश्चन बन गया यहाँ पे, ये जो है 3 इंटू 10 पावर 9 बेस पेयर, ये आपका क्वेश्चन बन गया, ठीक है। और ये काफी कॉस्टली प्रोसेस है, इतना कॉस्टली है कि एक बेस पेयर के ऊपर, ठीक है, यूएस डॉलर जो है 3 एक बेस पेयर के ऊपर खर्च होगा। तो कितना ज्यादा ये क्या हो गया, कॉस्टली हो गया, ठीक है। तो अगर आप सबका करना चाहते हैं, अगर आप क्या करना चाहते हैं, अगर आपको सबका करना है, ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ sequencing of cost of sequencing of one base pair of one बेस पेयर को ऐसे लिखते हैं, स्मॉल बी एंड स्मॉल पी, कैपिटल कैपिटल नहीं लिखते, इस तरीके से मार्क करते हैं हम लोग। कॉस्ट ऑफ सिक्वेंसिंग ऑफ वन बेस पेयर इज इक्वल टू यूएस डॉलर 3 पर बेस पेयर, पर बेस पेयर। सो तो फिर इसका मतलब है अगर आप कॉस्ट देखना चाहते हैं टोटल प्रोजेक्ट का, सो द एस्टिमेटेड, सो द, ये सब क्वेश्चन है अपने आप में, एमसीक्यू है तो यही सब आएगा और क्या आएगा। सो द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 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 ये हो जाएगा 9 बिलियन, 9 मिलियन भी नहीं है, बिलियन है ये, है ना। 9 बिलियन आज के डे में तो और ज्यादा कॉस्टली होगा ये, पुरानी एनसीईआरटी का डेटा है। 9 बिलियन यूएस डॉलर्स, ये सब क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू के, है ना। कितना कॉस्ट होगा, 9 बिलियन, 3 बिलियन, 2 बिलियन, आपको किस पे मार्क करना है, 9 बिलियन यूएस डॉलर। हालांकि ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा नहीं अभी तक पूछा जाता है, पूछा जाता है तो अच्छी बात है, आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर क्या होगा अगर हम यहाँ पे बायो इन्फॉर्मेटिक्स की मदद नहीं लेंगे। तो अगर हम बोले बायो इन्फॉर्मेटिक्स को कि चलो हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, तो फिर आप बैठे रहिए प्रिंटिंग के भरोसे, ठीक है। तो प्रिंटिंग पे जब आप डिपेंड कीजिएगा तब क्या होगा, अगर आप प्रिंटिंग के ऊपर डिपेंड करने की कोशिश कीजिएगा, अगर हम सोचे कि जो सारा इंफॉर्मेशन है उसको हम बुक्स में सेव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तब क्या होगा, नेक्स्ट
पेज जो है मूव कर रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ती हूँ। अगर हम यहाँ पे बुक्स की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम यहाँ पे बुक्स की बात कर रहे हैं, मतलब बुक्स फॉर HGP, अगर ऐसा हो तो, होता तो नहीं है बट अगर ऐसा हो तो लमसम बोला जाता है कि एक सिंगल ह्यूमन सेल, ह्यूमन भी नहीं, एक सिंगल ह्यूमन सेल के सारे इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए, ठीक है, 3,500 मतलब थ्री, लमसम बोल रही हूँ 3,300 के करीब बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप समझ जाइए, पता चलेगा कि एक बंदे के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी लाइब्रेरीज बनानी पड़ेंगी। तो कितना ज्यादा ये क्या हो जाएगा, टीडियस वर्क हो जाएगा, कोई करेगा भी नहीं। तो जिसकी वजह से यहाँ पे रिक्वायरमेंट किस चीज की आती है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स की आती है ना। बुक्स की हेल्प लेते हैं या बुक्स की बात करते हैं, तो फॉर वन सेल, फॉर अ सिंगल सेल, फॉर अ सिंगल सेल of one human, of one human, इसको कितनी जरूरत होगी, इसको रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे 3,300 बुक्स, इतने बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी इन विच each book, in which each book each book contained 1,000 pages, 1,000 पेजेस। तो ये बहुत टीडियस वर्क हो जाएगा, ऐसा कोई करेगा भी नहीं, है ना। तो इसकी वजह से क्या चाहिए, हमें चाहिए कि इतना ज्यादा जो डेटा है उसको स्टोर करने का काम तो क्या हो सकता है, वो एक ही तरीके से हो सकता है, जब आप क्या करें, वहां पे बायो इन्फॉर्मेटिक्स की मदद लें, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे हम बोलते हैं, सो सो HGP, सो HGP was closely associated with the with the rapid development of rapid development of a new area, किधर इशारा किया जा रहा है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स की तरफ, न्यू एरिया इन बायो, that is that is bioinformatics, bioinformatics। ये बहुत
ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना पॉसिबल है ही नहीं। अब हम लोग फटाफट एक दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक क्या, पहले सब्जेक्टिव एग्जाम में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जाता। बेसिकली यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन गोल्स ऑफ एचजीपी, मतलब लक्ष्य क्या है इसका, एम क्या है इसका, उसकी पढ़ाई करनी है हमें। गोल्स ऑफ एचजीपी फटाफट शॉर्ट में बोलती हूँ, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको किसी चीज के एम के बारे में पूछना है तो अब हवा में तो कोई करेगा नहीं। तो सबसे पहली चीज, फर्स्ट पॉइंट ये है यहाँ पे, पहला पॉइंट है यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन, मतलब आप पहचान कीजिए किस चीज की। तो पहले आप, पहला पॉइंट है यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन, मतलब आप यहाँ पे पहचान कर रहे हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल द approximately all the approximately approximately अब यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी का डेटा है 20,000 टू 25,000, कई बुक्स में लिखा होता है 25,000 टू 30,000। तो अगर एमसीक्यू एग्जाम की बारी आती है तो वहां पे आपको देखना है कि मोस्ट क्लोज डेटा कौन सा आपको दिया गया। हो सकता है 20 से 25,000 की बजाय आपको दिया गया हो 25,000 से 30,000, और वैसा मिलता जुलता कोई और डेटा हो ही ना, किसी में 5,000 से 10,000, किसी में 30 टू 40। तो आपको क्या करना है, 25 टू 30 वाले को टिक करना है। लेकिन जब हम स्पेशली नीट या फिर सीबीएसई से कंसर्न किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, हम लोग वहाँ पे एनसीईआरटी के डेटा को फॉलो करते हैं, दैट इज 20,000 टू 25,000 जीन्स इन इन ह्यूमन डीएनए। इसको अभी के अभी याद कर लेना है, ये क्वेश्चन हो गया, इन ह्यूमन डीएनए। मतलब आपको इसकी पहचान करनी है, और क्या करेंगे उसके बाद, पहचान करके बैठ तो नहीं जाएंगे, फिर क्या होगा, अब आपको सीक्वेंसिंग करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट आप क्या कीजिए, यहाँ पे डिटरमिन डिटरमिन द सीक्वेंसेस ऑफ द सीक्वेंसेस ऑफ द 3 billion of the 3 billion chemical base pairs, billion chemical base pairs that that make up that make up ह्यूमन डीएनए, जो ह्यूमन डीएनए को बनाने का काम करते हैं, ठीक है। ये हो गया। देन है नेक्स्ट हो गया यहाँ पे, अब आपने क्या किया है, 3 बिलियन जो केमिकल बेस पेयर जो है अवेलेबल आपके पास, आपने उसके सीक्वेंसेस को देख लिया, एनालाइज कर लिया। अब देख के अब आप उसको कहीं स्टोर नहीं कर रहे। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बुक्स के रिगार्डिंग, ये मैंने आपको बुक्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दिया था कि आपको लमसम 3,500 किताबों की जरूरत होगी, वो भी एक सिंगल सेल के अंदर में जितने भी बेस पेयर हैं, जब आपने उसके लिए डेटा को स्टोर करने की कोशिश करी, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो हो जाएगा कि आपको यहाँ पे क्या करना है, स्टोर कलेक्टेड डेटा, स्टोर कलेक्टेड डेटा और इंफॉर्मेशन, डेटा और इंफॉर्मेशन, स्टोर कलेक्टेड डेटा और इंफॉर्मेशन इन डेटाबेसेस, डेटाबेसेस आप उसको स्टोर करने का काम करेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि आप ये कैसे कर रहे हैं, आपको ये सब कुछ करने के लिए एक नॉर्मल, अब शुरुआत तो कहाँ से हुई होगी, जैसे मैं एक रफ वर्क करके आपको बता रही थी। सपोज कीजिए यहाँ पे एक ह्यूमन है, उसके अंदर सेल है,
सेल के अंदर से आप यहाँ पे डीएनए निकाल रहे हैं, तो क्या आपको ये सब कुछ करने के लिए टूल नहीं चाहिए? क्या चाहिए? तो आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपके पास टूल है ही नहीं, आप चले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करने, तो ये तो पॉसिबल तो है ही नहीं। तो आपको एक और किस चीज़ पे यहाँ पे ध्यान देना है कि डेटा एनालिसिस के लिए आपको जो टूल्स हैं उनके अंदर भी इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे इम्प्रूव टूल्स। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इम्प्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस। इम्प्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस। Tools for data analysis। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ये तो ही है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब आपने टूल्स की इम्प्रूवमेंट कर ली है, डेटा आपने फीड कर लिया है, डेटा को स्टोर कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, तो घर में रखने के लिए तो काम किया नहीं आपने। आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे इंडस्ट्रीज वगैरह का पता लगाना पड़ेगा जो कि आपके वर्क के एप्लीकेशन के थ्रू, जो आपने काम किया है, जो आपने वर्क किया है, उसके एप्लीकेशन के लिए आपसे वो चीज क्या करे, ले उसको यूटिलाइज करे। तो आप इसका भी क्या करेंगे, पता लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हो गया ट्रांसफर ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज रिलेटेड टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू other sectors other sectors such as industries ठीक है। लास्ट पॉइंट लिखिए। आपको पता है, एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। मैंने आपको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सिखाया था, याद है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे एक पेट्री डिश के अंदर, आपको मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ाया था, यहाँ पे जो ओवम है उसके साथ स्पर्म को फ्यूज करके जहाँ जो यहाँ पे जाइगोट बनता है, उसको दूसरी फीमेल के अंदर इम्प्लांट कराया जाता है, ठीक है। या फिर जिस भी स्टेज पे जाइगोट है तो फिलिपिन ट्यूब में भेजा जाएगा, 16 to 32 सेल स्टेज है तो यूट्रस में भेजा जाएगा। जब ये इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ था ना, तो काफी लोगों ने, जो जो सेंटर खुले थे इसके आईवीएफ के, मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराने वाले जो क्लिनिक खुले थे, वहां पे लोगों ने बहुत तोड़फोड़ करी थी। उन्होंने ऐसा बोला कि ये मतलब जैसे हमारे धर्म आस्था जो है उसके खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भगवान की मर्जी है वही होना चाहिए, ये गलत है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग जॉब होता है कि जो भी काम किया जा रहा है, तो वहां पे ये देखना चाहिए कि कोई एथिकल इश्यू ना हो, कोई लीगल इश्यू ना हो, कोई सोशल इश्यू ना हो, है ना। तो इसको भी एड्रेस किया जाता है। तो ये एक पॉइंट है, एक एग्जाम्पल था, यहाँ इससे कोई कनेक्शन नहीं है इसका, बस मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। तो इस पॉइंट को मान लीजिए एग्जाम में आपको याद करना है, याद नहीं आ रहा कि कैसे याद करें हम, तो इसके लिए याद रखेंगे ELS
ELSI, इसका मतलब है यहाँ पे कि E फॉर एथिकल, ठीक है, L फॉर हो जाएगा यहाँ पे लीगल, L फॉर हो जाएगा यहाँ पे लीगल, S फॉर हो जाएगा यहाँ पे सोशल, एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज, लीगल एंड सोशल इश्यूज, ठीक है। तो इनको भी एड्रेस किया जाना चाहिए, इससे इस पॉइंट को याद रखेंगे ELSI से, ठीक है। इसमें लिख लीजिए इसको, एड्रेस द ethical, address the ethical, legal and social issues। हो गया बस। that may, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ये प्रोबेबिलिटी है, दैट में अराइज, जरूरी नहीं कि सारे प्रोजेक्ट से ही अराइज हो, दैट में अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट। बस एक ये क्वेश्चन था, और कोई क्वेश्चन नहीं है, अब छोटे छोटे क्वेश्चन है जो मैं बताती जा रही हूँ। नेक्स्ट, दूसरी बात है यहाँ पे, जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि पूछा जाता है कि HGP को होने में, ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ठीक है, इट टुक 13 ईयर्स, 13 साल का टाइम लगा इसमें, बहुत बड़ा ड्यूरेशन, इतना पेशेंस नहीं होता किसी के पास। लोग 13 ईयर्स से लगातार एक चीज में ही लगे हुए थे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है, 13 ईयर्स का कंप्लीट टाइम लगा इसको, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चन यूपीएससी बीपीएससी में भी पूछा जाता है, यूपीएससी जो आईएएस वगैरह बनने के लिए देते हैं, पता ही आपको, उसमें भी पूछा जाता है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है ये किसके कोऑर्डिनेशन से स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो वहां पे आपको आंसर में लिखना है कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, जो क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसको स्टार्ट किया गया, द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, द HGP was coordinated by, रेड से लिख देती हूँ इसको क्योंकि क्वेश्चन है, यूएस डिपार्टमेंट यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द नेशनल ले जाओ, यहाँ से इधर से ले जाओ, एंड द नेशनल एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ठीक है।
अब ये चीज हो गई एक, 13 ईयर्स का टाइम लगा। किसके कोऑर्डिनेशन से स्टार्ट हुआ था? तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। क्वेश्चन हो गया ये। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। अब हुआ क्या, जैसे मैं बोल रही थी कि अगर आपसे कोई पूछे कि इससे बेनिफिट क्या हुआ, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे लिया गया, किस तरीके से इसका फायदा उठाया गया, ठीक है। तो हुआ क्या, इसकी वजह से बेनिफिट क्या हुआ कि एक, जैसे बहुत सारे डिसऑर्डर हुए जो ह्यूमन बीइंग को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रहे थे पुराने टाइम से, तो उनके डायग्नोसिस में बहुत ज़्यादा आसानी हुई, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया गया, ठीक है। और इसमें, इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का रोल भी लिया गया, जैसे माइक्रोब्स हैं, ड्रोसोफिला का आपने सुना, मॉर्गन साहब ने यूज़ किया। तो बाकी सारे कुछ छोटे-छोटे जो ऑर्गेनिजम्स थे, उनकी भी सीक्वेंसिंग करी गई। लोगों ने देखा कि हमने एक का सीख ही रखा है, तो हम बाकी का भी यहाँ पे करके देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन की तरफ हम आगे मूव कर रहे हैं। इसमें जब मैं आपको मेथोडोलॉजी बताना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, मतलब जो मेथड्स यहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं, तो उसमें क्या है, अब यहाँ पे आपको पुराना कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा काम देगा। मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन भी सिखाया है, ट्रांसलेशन भी सिखाया है, रेप्लिकेशन भी बताया है ना? तो यहाँ पे एक टर्म आएगा आपके पास, दैट इज ईएसटी। ईएसटीज है, ये फिर हैंग कर रहा है, ये रुकता है तो मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ। ई फॉर एक्सप्रेस्ड, एस फॉर सीक्वेंस, और टी फॉर टैग्स, दैट इज एक्सप्रेस्ड, सीक्वेंस, टैग्स, ठीक है। तो मेथोडोलॉजीज में मेथोडोलॉजीज में ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं किस चीज का, दो मेजर अप्रोचेस का आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक मैं यहाँ पे रफ वर्क कर रही हूँ, इसको आपने नोट कीजिएगा। मैं आपको सिखा रही हूँ अभी ईएसटी। पूछा जाएगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। क्या है ये एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स? एक्सप्रेस्ड का मतलब, अब किस सेंस में एक्सप्रेस्ड लिया जा रहा है, सो मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको। एक्सप्रेस्ड इस सेंस में लिया जा रहा है कि अगर ये एक डीएनए का स्टैंड है, तो आपने पूरी पढ़ाई कर रखी है, क्या ये डीएनए का फुल लेंथ अपने आप को आरएनए में कन्वर्ट करता है? नहीं। सपोज कीजिए इतने सेगमेंट ने अपने आप को आरएनए में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो आगे भी आपको क्या करना है कि जितने सीक्वेंस ने अपने आप को एक्सप्रेस किया है आरएनए के फॉर्म में, ठीक है, इसी को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल द जीन्स विच आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। मेरी बात समझ आई? ईएसटीज क्या है, व्हाट आर ईएसटीज? तो वैसा सेगमेंट, यानी वैसे जीन्स की, यहाँ पे इतने जीन का आप आइडेंटिफिकेशन कीजिए, उसको आपको पहचानना है जो अपने आप को आरएनए में एक्सप्रेस करने जा रहा है, यहाँ पे दैट आर ईएसटीज, है ना। तो यहाँ पे एक टर्म है आपके पास, दैट इज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स लिख देती हूँ मैं इसको। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं है, पूछा जाएगा आपसे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ई एस टीज। तो ये हो गया एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, ठीक। यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको वैसे जीन्स की पहचान करनी है जिन्होंने अपने आप को आरएनए में एक्सप्रेस किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाइंग all the, identifying all the genes, identifying all the genes which are expressed as, which are expressed as, which are expressed as RNA।
ये क्या सीखा आपने, ESTs, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन है, जैसे मेरा फेवरेट क्वेश्चन जो है मैं बच्चों को देती हूँ कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन, ये क्वेश्चन मैं पूछती हूँ। ये पेज हो गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, इसको हटा देती हूँ 1 मिनट, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ रही हूँ मैं। देखिए, मैं हमेशा बच्चों से ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ESTs एंड सीक्वेंस अनोटेशन। रफ पेज है, अभी नहीं लिखेंगे आप। सीक्वेंस अनोटेशन, ANN आएगा। सीक्वेंस अनोटेशन समझिए ध्यान से, छोटा सा डिफरेंस है। ESTs में आप सिर्फ उतने पोर्शन की पढ़ाई कर रहे हैं जो अपने आप को RNA में एक्सप्रेस कर रहा है, RNA में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। सीक्वेंस अनोटेशन में क्या है, फर्क है, क्या फर्क है? DNA का स्टैंड है, यहाँ पे कौन सा प्रोमोटर रीजन है, कितना सीक्वेंस यहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, कौन सा कोडिंग स्टैंड है, कौन सा टेम्पलेट स्टैंड है। मतलब आपको DNA की पूरी कुंडली निकालनी है, आपको इससे कोई मतलब नहीं कि क्या एक्सप्रेस हो रहा है, क्या एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, टोटल DNA जो है और जितने भी यहाँ पे रीजन्स हैं, चाहे वो कोडिंग हो चाहे वो नॉन कोडिंग हो, आपको होल सेट ऑफ जीनोम की सीक्वेंसिंग करनी है, दैट इज सीक्वेंस अनोटेशन। दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो गया, ये सिर्फ उसके ऊपर फोकस करेगा, हाँ भाई कितना पोर्शन एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को RNA में। इसका क्या है, सीक्वेंस अनोटेशन का क्या है? सीक्वेंस अनोटेशन में आपको सब कुछ देखना है, सबके ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है। तो अगला जो हमारे पास टॉपिक है, दैट इज, छोटा छोटा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन वाइज में करा रही हूँ ताकि आपको एग्जाम में तो बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। तो नेक्स्ट हो गया आपका सीक्वेंस अनोटेशन। सीक्वेंस ANNOTATION, सीक्वेंस अनोटेशन, सीक्वेंस अनोटेशन, ठीक है। तो ये जो है, तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, ये एक तरीके से ना ये ब्लाइंड अप्रोच है, मतलब हम यहाँ पे किसी चीज के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली क्या है, ये हमारे पास द ब्लाइंड अप्रोच, ब्लाइंड अप्रोच ऑफ simply the blind approach of simply sequencing sequencing simply sequencing the whole set of of genome that contained all the coding and, पहले ही बताया मैंने आपको, ऑल द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग। कोडिंग का मतलब, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग मतलब जो कोड करेगा RNA में, नॉन कोडिंग मतलब जो नहीं करेगा कोड, है ना, नॉन कोडिंग सीक्वेंस। ये हो गया। अब इसके बाद ये सब कुछ करने के लिए ना हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। जैसे कैसे, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किसी टूल की तरह, मतलब हमने किसी को पकड़ा, किसी को उठाया, होस्ट की तरह हम यहाँ पे किसी ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉमनली जो सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले होस्ट हैं, यहाँ से नेक्स्ट पार्ट का कोई कनेक्शन नहीं है, तो जो इम्पोर्टेंट जो होस्ट हैं, ठीक है, मतलब मैं होस्ट लिख रही हूँ एक्सपेरिमेंट वाले, पैरासाइट वाले होस्ट नहीं है, ये दूसरे होस्ट हैं ये, ठीक है। कॉमन होस्ट ऐसे कर देती हूँ, यहाँ पे आसान हो जाएगा आपके लिए। कॉमन होस्ट, ये हो गया आपके पास
एक आपने दो सुना है आपने, एक है बी ए, ज़्यादा दूर हो गया, बी ए सी, मैं फुल फॉर्म लिख रही हूँ सबका। नेक्स्ट है वाई ए सी। यहाँ पे है बैक्टीरियल, यहाँ पे है बैक्टीरियल, आर्टिफिशियल, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। देन आएगा यहाँ पे यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। इसका थोड़ा सा 5 मिनट्स का और रह गया है, ये दोनों में लिख देती हूँ। इसके बाद क्या है, अब हेडक नहीं है, मतलब एक टॉपिक है, वन टॉपिक है आपका सिर्फ, दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। थोड़ा सा अगर मैं साइलेंट फीचर्स आपको ह्यूमन जीनोम का बता देती हूँ। उसके बाद क्या है, सिर्फ आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, हालांकि मैं हर बैच में यही बोलती हूँ उसको 12th चैप्टर के एंड में देना चाहिए, तो पता नहीं यहाँ क्यों दे रखा है। जब ये बोल ही रहा है इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो बच्चे को तो सिखाना पड़ेगा ही कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, जो है ही नहीं इस चैप्टर में, आगे से मुझे वहाँ पे बच्चों को बताना पड़ता है। हालांकि फिजिक्स वगैरह में तो आपने पढ़ा है, बट याद नहीं रहता बच्चों को। आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, और ये हो गया। यीस्ट भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, यीस्ट आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स हो गया ये। अब चलिए आगे, अब क्या है हम लोगों के पास, इसको यहाँ पे फिनिश कीजिए। अब जो छोटी सी स्टोरी है उसको आप फटाफट सुन लीजिए। ये सब कुछ जब आपने किया, ठीक है, तो यहाँ पे एक और रिसर्चर का नेम आता है। किनका नेम आता है यहाँ पे, SAN, ये भी क्वेश्चन है, सेंगर साहब का नाम आता है। पहले समझ लीजिए क्या किया इन्होंने। डीएनए है, डीएनए अपने आप को आरएनए में एक्सप्रेस करता है, बता रखा है मैंने। आरएनए अपने आप को क्या करता है, एमिनो एसिड के चेन यानी कि प्रोटीन में एक्सप्रेस करता है। तो सेंगर साहब ने अमीनो एसिड की सीक्वेंसिंग को सबसे पहले एनालाइज करने का मेथड निकाला, तो इसकी वजह से इनको क्रेडिट दिया जाता है। यही मैं लिख रही हूँ अभी। चलिए आगे नाम बस इनका याद कर लीजिए, सेंगर credited for developing method for developing for determination of for determination of amino acids, यानी अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस को, अमीनो एसिड सीक्वेंसेस, ये तो आपने सीख रखा है बहुत अच्छे से, कैसे इनके सीक्वेंसेस होते हैं, किसके अंदर, प्रोटीन के अंदर, इन प्रोटीन। ये रोल था इनका, सेंगर साहब का।
कैसे किस तरीके से वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं। यानी कि ये सब कुछ के लिए आपको क्या चाहिए, एक प्रॉपर कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज होनी चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पे बायो इन्फॉर्मेटिक्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, पहले ही बताया मैंने आपको। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है, मैं ये नहीं बोलूंगी बहुत लेंथी है, नहीं, यहाँ पे आता है शॉर्ट में मैं लिखूंगी। अगला एक टॉपिक आता है साइलेंट फीचर्स ऑफ साइलेंट साइलेंट फीचर्स ऑफ एचजीपी। क्या गुण है इसके, कौन से हिडन जो गुण है, क्यों हमें ये करने की जरूरत हो रही है। गोल तो खैर हमने देख ही रखा है, तो है क्या, शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग इसको डिटेल में लिखने की जरूरत तो है नहीं, एमसीक्यू के लिए तैयार कर रहे हैं तो वैसे ही बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, अगर हम एक ह्यूमन जीनोम की बात करते हैं, ठीक है, तो द ह्यूमन जीनोम, एक ह्यूमन जीनोम जो है ये कंटेन करता है 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स। ये गुण है इसका, साइलेंट फीचर है, बहुत बड़ी बात है। पेयर छूट गया, ठीक है। अब अगर हम एवरेज जीन की बात करें, ठीक है, तो उसके पास 3000 बेसेस होते हैं। द एवरेज जीन के पास कितने होते हैं, 3000 बेसेस होते हैं। लेकिन ये सब में क्या होता है, मतलब अलग अलग वैरी करता है ये, अगर हम मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म की भी बात करें, ठीक है, तो ये वैरी करता है, वेरिएबल होता है ये। अब देखिए, जब आप गोल्स ऑफ एचजीपी पढ़ रहे थे तो वहां पे आपको 20 to 25,000 का डेटा दिया गया था, लेकिन जब आप साइलेंट फीचर्स को पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा तो वन सेल में यहाँ पे क्या है, द टोटल नंबर ऑफ जीन्स, द टोटल नंबर ऑफ is estimated at 30,000। पुराने जमाने में जब लोगों के पास इतने टूल्स टेक्निक्स वगैरह नहीं थे, तो पहले लोग क्या सोचते थे कि ये ना 1.5 लाख के करीब में होता होगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये एक पहचान है, बाद वाला मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, जरूरत भी नहीं है, ये कोई पूछेगा भी नहीं कि पुराने लोग क्या सोचते थे। उनका ऐसा सोचना था कि 80,000 से ये 1.5 लाख तक के करीब में होता है। देन क्या है यहाँ पे, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये मैं आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी बताऊंगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, ऑलमोस्ट ऑल 99.9%, 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एग्जैक्ट इक्वल इन ऑल पीपल, है ना। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड बेसिस न्यूक्लियोटाइड, ये पॉइंट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का भी होता है, बेसिस आर एग्जैक्टली सेम इन ऑल ह्यूमंस, सब में सेम होता है ये। सिर्फ जो यहाँ पे रेयर अमाउंट ऑफ परसेंटेज जो है उसमें डिफरेंसेस देखे जाते हैं। और उससे भी चौंकाने वाली बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि लेस देन मतलब 2% से भी कम, है ना, लेस देन
2%, less than 2% of the genome of the genome codes for proteins. अगर कोई आपसे पूछे कि कितना परसेंट जो जीनोम का जीन है जो अपने आप को प्रोटीन में एक्सप्रेस करता है, तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा लेस देन 2%, लेस देन 10%, लेस देन 20%, तो आपको किससे मार्क करना है? लेस देन 2%। ठीक। और कैसे ये जो मैंने यहाँ पे बोला कि 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो होते हैं वो एग्जैक्टली इक्वल होते हैं, तो उसका रीजन क्या है कि उसमें ना कुछ बहुत सारे रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं। मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे कोड लिख रही हूँ एटीजीसी 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 एटीजीसी, तो एक ही पैटर्न को वो बहुत टाइम तक फॉलो करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स बोलते हैं, जो कि मैं आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बताऊंगी, है ना। और यहाँ पे ये आपका साइलेंट फीचर था एचजीपी का, मतलब ह्यूमन जीनोम का। प्रोजेक्ट का तो नहीं लिखना चाहिए यहाँ पे, प्रोजेक्ट तो नहीं है, ह्यूमन जीनोम का। किसका? ह्यूमन जीनोम का। ठीक है। एक और चीज है, छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसको हम लोग स्निप्स या स्नप्स बोलते हैं, कई टीचर्स इसको स्निप्स भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं। अब साइंटिस्ट ने क्या किया है, सारे लोकेशंस को जो 1.5 मिलियन का मतलब 1 पॉइंट लमसम बोल रही हूँ, लमसम डेटा, जो 1.4 मिलियन जो लोकेशंस है जहाँ पे सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस पाए जाते हैं, उसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब है? देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो देखिए 6 करके लिख देती हूँ। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज SNES। ठीक है। और जब आप इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो क्या हो जाता है ये, और प्रोनाउंसिएशन में ये स्निप्स हो जाता है। SN अलग अलग करके लिख देते हैं, ऐसे छोटा वाला SNIPS, ये प्रोनाउंसिएशन में स्निप्स हो जाता है। इसको मैं समझा देती हूँ, पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। तो ये क्या है, अगर आप इसका फुल फॉर्म करने जाएं यहाँ पे, दैट इज, ये हो गया सिंगल न्यूक्लियोटाइड, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। देखिए, इसको मैं समझाने जा रही हूँ। अब ये हो गया, उसका फिनिश। देखिए, मैंने बोला ये ह्यूमन ए है, ये ह्यूमन बी है। ठीक है। तो जब दोनों में जो बेस सीक्वेंसेस है वो 99.9% जब सेम है, मतलब एग्जैक्ट है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो डिफरेंसेस हैं उसका परसेंटेज तो 0.01 हो गया। ठीक है। तो जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो डिफरेंसेस हैं, अगर आप उसको एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड इसमें जो है और इसका जो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, तो उसमें अगर आप डिफरेंस को, अंतर को देखने का काम कर रहे हैं, तो हम उसको तो यही बोलेंगे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब एक जो न्यूक्लियोटाइड है उसका रूप, रंग कुछ और है यहाँ पे, और यहाँ पे वो किसी और तरीके का दिख रहा है, तो जिसकी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। और यही सारा जो इंफॉर्मेशन है वो इवोल्यूशन लेके आया, मतलब लोगों ने उसको दूसरे तरीके से सोचना स्टार्ट किया। ठीक है। कि किस तरीके से जो सीक्वेंसिंग है वो बहुत सारे ह्यूमन हिस्ट्री की भी गुत्थी खोलने में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और काफी इम्पोर्टेंट हो गया ये। ठीक है। अब एप्लीकेशंस क्या है इसके आगे जाके? एप्लीकेशन ये है कि जो भी आप ये सब कुछ पता लगा रहे हैं डिसऑर्डर्स को क्योर करने में, अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है उन सबको क्योर करने में इसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। ठीक है। तो आज की क्लास में आपने कंप्लीट किया है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है। कल हम लोग स्टार्ट करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखते हैं उसमें कितना, उसमें मैं नहीं आपको प्रॉमिस करूंगी कि 1 क्लास में हो जाएगा, बिकॉज उसको रहना ही नहीं चाहिए था 6 चैप्टर में, वो होता 12th चैप्टर के एंड में।
रीजन ये है, वहां पे आपके पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पे डाइजेशन कैसे होता है मुझे वो भी सिखाना पड़ेगा। अगर वो 12th चैप्टर के एंड में होता तब तक आप 11th चैप्टर में सीख चुके होते तो मुझे उसमें दिक्कत नहीं आती। फिर मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, सॉदर्न ब्लॉटिंग क्या होती है, ठीक है। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें बतानी है आपको, VNTR क्या होता है। तो पहले जब मैं सिखाऊंगी तभी तो मैं वो प्रोसेस समझा पाऊंगी आपको। तो कल की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग। आज आपने कंप्लीट किया है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं आज की क्लास में, क्लियर है? यस मैम। चलिए फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट डे।